Good morning, everyone. Last lecture, we have started discussion about ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स में हम अब तक क्या क्या देख चुके हैं। देखो कि ऑप्टिक्स मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे लाइट के अबाउट डिस्कशन करना है, स्टडी करना है, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस दैट कि लाइट मतलब क्या है। इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके वजह से हमें विजन का सेंसेशन मिलता है। while propagating through the medium it propagates in the form of electromagnetic wave with velocity 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। एंड इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है इट लाइज इन बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, जिसको अपन विजिबल लाइट कंसीडर करते हैं एंड जिसके अबाउट हमें टॉपिक में डिस्कस करना है। और वहां पे हमारे ह्यूमन आइज की जो सेंसिटिविटी है वो हाईएस्ट होती है एट वेवलेंथ 5550 एंगस्ट्रॉम। तो सेंसिटिविटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ है यहाँ पे हमने देखा था, तो 5550 एंगस्ट्रॉम पे ये सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है। देन ह्यूमन आइज के लिए परसिस्टेंस होता है 1/10 ऑफ सेकंड, मतलब इतने टाइम इंटरवल के बिटवीन अगर कोई दो इमेज, दो लाइट रेज आ गए तो उस पल्स में, उस लाइट रेज में हम सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है। देन ह्यूमन आइज की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 1 मिनट होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि हम यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्टिक्स का, उसको अपन दो पार्ट में सेपरेट करेंगे। एक बनेगा रे ऑप्टिक्स, दूसरा बनेगा वेव ऑप्टिक्स। अब ये रे ऑप्टिक्स मतलब क्या है कि जहाँ पे हमारा कंसिडरेशन होता है कि लाइट विल ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली, लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, इट विल ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। एंड दूसरा आएगा वेव ऑप्टिक्स जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लाइट का जो नेचर है वो वेव कैसे होता है, वेव नेचर में लाइट क्या क्या बिहेवियर करता है, उससे रिलेटेड कौन से फेनोमेनन है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन शुरू करने के लिए ये कुछ बेसिक बातें थी, जैसे कि रे ऑफ लाइट मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय द लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब बंच और बंडल ऑफ लाइट रेज। पैरेलल बीम होती है, डाइवर्जेंट बीम होती है या फिर कन्वर्जेंट बीम होती है। उसके बाद में हम यहाँ पे रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बेसिक फिनोमेना डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन आएगा रिफ्लेक्शन, देन आएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन अपन दो केसेस में पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, दूसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। वही पार्ट रिपीट होगा फॉर रिफ्रैक्शन आल्सो फ्रॉम प्लेन सरफेस एज वेल एज कर्व सरफेस। तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन का डिस्कशन शुरू किया था। लाइट अगर सेम मीडियम में वापस आ रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, तो वो बनेगा रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बाकी दो थ्योरेटिकल लॉ थे, उसको हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इक्वल्स टू आर। तो ये बनता है ग्लांसिंग एंगल, ये बनता है एंगल ऑफ डिविएशन व्हिच इज गिवन बाय एक 90 माइनस आई, दूसरा पाई माइनस 2 आई। अब यहाँ पे जो है बेसिकली जो नॉर्मल ड्रॉ करना है, अगर आपको प्लेन सरफेस दिया है, प्लेन मिरर दिया है, तो डायरेक्ट उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपन। लेकिन अगर वहां पे कर्व सरफेस, स्फेरिकल मिरर्स अगर दे दी हमें, तो वहां पे हमें नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करना है। तो ईच पॉइंट जहां से भी ड्रॉ करेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होना चाहिए। तो ये डिफरेंट केसेस में हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करके शो किया है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे अगर स्टेटमेंट में बोल रहे हैं, इसका मतलब आई इक्वल टू 0 है। जब जब आई 0 होता है तब तब आर 0 होता है, ठीक है। और उस केस में जो लाइट रे का डेविएशन होता है वो एग्जैक्टली अपना पाथ रिट्रेस करता है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई डेल्टा विल बिकम 180 डिग्री। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑन रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, इसमें से कोई भी चेंज ऑकर नहीं होगा। वहां पे बस दो चीजें बदलेगी, एक लाइट की डायरेक्शन एंड दूसरी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रे जो वहां पे इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। तो इंटेंसिटी स्लाइटली वहां पे डिक्रीज होती है। उसी तरह से अगर ये सरफेस अगर इरेगुलर है तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देन हमने सेम रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस की स्पेशल केस देखी थी। अगर दो प्लेन मिरर्स इंक्लिनेशन उनके बिटवीन थीटा ऐसी प्लेस किए, तो उस केस में अगर लाइट रे आ गया तो उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद जो टोटल डेविएशन प्रोड्यूस होता है वो रहेगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। अगर सिंगल मिरर से चाहिए तो पाई माइनस 2 अल्फा या फिर पाई माइनस 2 बीटा, ये रहेगा, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको बोला है कि दो मिरर के बिटवीन का एंगल 90 डिग्री है, तो उस केस में लाइट रे क्या करता है, अपना पाथ रिवर्स करता है, ठीक है। और वहां पे अगर आपको बोला है कि लाइट रे पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर जा रहा है डिवेट होके, तो वहां पे उन दोनों के बिटवीन का एंगल 60 डिग्री होता है। वहां पे एक और एक्सप्रेशन देखा था जो कुछ काम का है नहीं लेकिन मालूम होना चाहिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज बी कैप इक्वल्स टू ए कैप माइनस 2 इन ब्रैकेट ए कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। और ए कैप बी कैप रिफ्लेक्टेड, सॉरी इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड राइट रेज है, एन कैप मतलब नॉर्मल है। तो वहां पे और कुछ स्पेशल केस आती है कि अगर इंसिडेंट रे थीटा से रोटेट करेंगे तो वहां पे रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से रोटेट होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। लेकिन वहां पे अगर आईआर को कांस्टेंट रख के मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो चेंज होगा बाय 2 थीटा लेकिन इन द सेम डायरेक्शन।
एंड अगर हमें टाइम का रिलेशन दिया है तो हमें जो भी टाइम दिया है अगर वो मिरर इमेज है या फिर एक्चुअल टाइम है जिसको अपन मिरर में से देखने वाले, तो उन दोनों की सम हमेशा 12 होती है, मतलब 11 आवर्स एंड 60 मिनट होती है। तो जो भी टाइम दिया जाएगा उसको अपन 11 आवर्स 60 मिनट इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक्चुअल टाइम या फिर उसकी मिरर इमेज मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद में जो इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करता है वो वर्चुअल होती है, सेम साइज की होती है, एंड उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का एंड इमेज का फ्रॉम द मिरर ये कांस्टेंट होता है, सेम होता है। उसके बाद में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की अगर हमें इमेज ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे ये आपको कंस्ट्रक्शन हेल्प करेगा, इस तरह से वो लेटरली इनवर्ट दिखाई देती है। उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, प्लेन मिरर की केस में। लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट पॉइंट विद इट्स इमेज, ये नॉर्मल प्रोवाइड करता है प्लेन मिरर को। इमेज जो है वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म होगी। जो मैग्निफिकेशन होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर वो होता है इक्वल टू 1। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज वर्चुअल होगी, एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज रियल होगी। और अगर आपको बोला गया है कि प्लेन मिरर की पावर होती है 0, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2। तो प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इंफिनिटी होती है, 1 अपॉन इंफिनिटी अगर करेंगे तो वो 0 आता है। उसके बाद में ये कुछ अल्फाबेट्स है जिनकी मिरर इमेज सेम होती है, इनको छोड़ के जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स है उनकी मिरर इमेज लैटरली इन्वर्ट होती है। देन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें देखना है तो उसकी इमेज देखने के लिए, पूरी इमेज देखने के लिए जो मिरर की साइज है मिनिमम वो ऑब्जेक्ट के हाइट के हाफ होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में दो मिरर अगर इंक्लाइन प्लेस किए एट एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा और उसके बिटवीन कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो भी अपन इमेज देखने वाले हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस इज गिवन बाय, उसके लिए हमें स्मॉल एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्मॉल एन मतलब ये रेशियो होता है 360 बाय थीटा का। तो अगर ये स्मॉल एन इवन आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1। अगर ये ऑड आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है एंगल बाइसेक्टर पे है तो फिर से n-1। लेकिन अगर ऑड आ रहा है एंड ऑब्जेक्ट अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो कैपिटल एन बिकम इक्वल्स टू स्मॉल एन। ठीक है, वहां पे आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो भी फॉर्म होगी वो इंफिनिटी रहेगी। लेकिन हर एक इमेज की जो इंटेंसिटी विद सेपरेशन चेंज होगी विद दिस रिलेशन I प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उसके बाद में रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस कंप्लीट हुआ एंड वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। एंड ये कर्व सरफेस के रिफ्लेक्शन के लिए हमने स्पेरिकल मिरर्स को देखा था, जिसमें क्या होता है एक स्फीयर होता है ग्लास का, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, जिसका कुछ सेक्शन कट करके हम इस तरह से कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर बनेगा उसका पोल, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बनेगा इसी स्फीयर का सेंटर, ये सी आ गया, ये सी आ गया। तो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। देन लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं या फिर इस कॉन्वेक्स मिरर में अपियर्स टू डाइवर्ज होते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। एंड यहाँ पे ये जो फोकस है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पोल एंड फोकस के बिटवीन का सेपरेशन मतलब फोकल लेंथ, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मतलब r, देन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बोलेंगे u, इमेज के डिस्टेंस को बोलेंगे v, और इनका रिलेशन होता है f इक्वल्स टू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। एंड हर बार इस मिरर से रिलेटेड कॉन्केव या कॉन्वेक्स मतलब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कोई भी वर्क हमें अगर करना है तो हमें कंपलसरी ये साइन कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जो एक्सप्लेन कर रहा है कि हर बार एवरी टाइम डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल इटसेल्फ, पोल से मेजर करेंगे, फिर वहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस की सिस्टम होती है उसके अकॉर्डिंग पोल के अगर राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में आएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे फिर से निगेटिव। एंड वहां पे कोई भी UVF मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इनमें से कोई भी एक अननोन टर्म अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास है द मिरर इक्वेशन 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अगेन f मींस फोकल लेंथ, u मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मींस इमेज डिस्टेंस। फिर अगर कॉन्केव मिरर है तो वहां पे फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल के लेफ्ट में होती है, इसलिए हर बार निगेटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको भी अपन इस साइड में रख रहे हैं तो उसका डिस्टेंस भी निगेटिव होगा। इमेज का डिस्टेंस डिपेंड करता है, कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे पुट करके तो कितना आ रहा है। ठीक है, अगर इमेज रियल आ रही है जो हमेशा से आती है कॉन्केव में तो वहां पे हमें इसको निगेटिव ही लेना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की केस में जो है फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये राइट साइड में है, इसलिए दोनों भी केस में इनको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट है तो उसको हमेशा से मिरर के सामने रखना पड़ता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये यू जो है वो निगेटिव ही आएगा। अब वहाँ पे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इमेज इज रियल तो उस केस में वी जो होगा निगेटिव होगा, बट इमेज अगर आपको बोला है वर्चुअल है तो वहाँ पे वी जो है वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है अगर वो इन फ्रंट फॉर्म हो रही है तो उसको अपन निगेटिव लेंगे, रियल है तो पॉजिटिव लेंगे।
अगर बिहाइंड फॉर्म हो गई। और उसके बाद में हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स। अब मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि उस मिरर ने ऑब्जेक्ट एंड इमेज के साइज में कितना चेंज प्रोड्यूस किया। मतलब एक्चुअल में इसको अपन डिफाइन करते हैं एज की रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज एच डैश अपॉन एच। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है फॉर मैग्निफिकेशन। लेकिन हर बार हम क्या करते हैं, इसको इन जनरल कन्वर्ट करते हैं वी एंड यू के टर्म में। तो यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला मिलता है माइनस ऑफ वी अपॉन यू। एंड इसी के अपन अदर फॉर्म अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर चाहिए तो वो बनेगा एफ माइनस वी अपॉन एफ। उसी की तरह मैग्निफिकेशन अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में चाहिए तो ये बनेगा एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन की जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गई है 1, ये 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बहुत बार क्वेश्चंस देखे गए, तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको आप ध्यान से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि आपको अगर बोला गया है कि m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच है, इसका मतलब ये एच डैश अगर कैलकुलेट करना है तो हम m इंटू एच कर सकते हैं। मतलब अगर मैग्निफिकेशन मालूम है एंड वहां पे हमें साइज ऑफ इमेज दी है तो ऑब्जेक्ट की साइज भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर m पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा कि एच डैश एंड एच इन दोनों का साइन सेम होगा। इसका मतलब जो इमेज है वो लैटरली इन्वर्ट नहीं होगी, इरेक्ट होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है यानी मिरर है और उसकी इमेज अगर यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो इसको अपन बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। लेकिन ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एंड उसकी इमेज अगर यहाँ पे फॉर्म हो रही है, उसके जैसी फॉर्म हो रही है, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं कि ये इमेज कैसी है, इरेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएंगे या फिर नीचे आएंगे तभी पॉसिबल है कि यहाँ पे इनका रेशियो पॉजिटिव आएगा यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इमेज जो है वो इरेक्ट रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे कंडीशन है। ये कंडीशन अगर लर्न कर लेंगे तो अगर मैग्निफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व करने से पहले यू विल गेट द आंसर। अगर सेम केस में आपको बोला है कि यम जो है वो निगेटिव है तो ये क्या इंप्लाइड कर रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो इमेज होगी वो लैटरली इन्वर्टेड होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक पॉजिटिव है तो वो दूसरा निगेटिव बनेगा, दूसरा पॉजिटिव है तो पहला निगेटिव बनेगा। इस तरह से अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तभी इसका रेशियो जो है वो निगेटिव आएगा। नेक्स्ट, अगर आपको बोला है कि मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी हो गई और इसका मतलब हमने इमेज को क्या किया है, मैग्नीफाई किया है, एनलार्ज किया है, मैग्नीफाई किया है, एनलार्ज किया है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हमें दिया गया है क्वेश्चन के कंडीशन में कि अगर ये जो मैग्निफिकेशन है 1 से लेस देन है तो इसका मतलब ये होगा कि जो एच डैश है वो कम हो गई है। इसका मतलब हमने इमेज को जो है वो छोटा कर दिया है, मतलब डिमिनिश कर दिया है। ठीक है, तो इस केस में जो इमेज मिलेगी वो डिमिनिश मतलब छोटी साइज की रहेगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको रियल एंड वर्चुअल इमेज में कंपैरिजन मिलता है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक टेबल के फॉर्म में आपको यहाँ पे कंबाइन करके देते हैं। यहाँ पे रियल इमेज है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो अगर रियल इमेज है तो वो बेसिकली क्या होती है, हर बार इन्वर्टेड होती है। अगर इमेज रियल है तो उसको कंपलसरी इन्वर्ट होना पड़ेगा, लेकिन वही अगर वर्चुअल इमेज है तो वो कंपलसरी क्या रहेगी, इरेक्ट रहेगी। मतलब इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है ये आइडेंटिफाई करने वाले ये कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद में यहाँ पे इसको अपन ऑन स्क्रीन जो रियल इमेज है उसको स्क्रीन के ऊपर मतलब फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगी, वो हमेशा से स्क्रीन के बिहाइंड फॉर्म होगी। उसके बाद में यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होता है रियल इमेज में ये कंपलसरी नेगेटिव होता है, लेकिन वही अगर वर्चुअल की केस में देखेंगे
तो ये पॉजिटिव आता है। तो मैग्निफिकेशन से भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो रियल इमेज है कंपल्सरी इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म होती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म होती है। एंड जो वर्चुअल है, एक्चुअल लाइट रे मीट होते नहीं है, अपीयर्स टू बी मीट होती है। इसका मतलब ये जो है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एक पॉइंट अगर हमें क्लियर हो गया तो उसके ऊपर से जो है हम यहाँ पे उस इमेज का जो नेचर है उसके बारे में कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन कि अगर आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है रियल एंड एक्सटेंडेड है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और वो रियल है, तो उस केस में इमेज फॉर्म बाय सिंगल मिरर अगर वहां पे इरेक्ट आ रही है तो ऑलवेज जो है वहां पे एम पॉजिटिव आता है। ठीक है, अगर इमेज इरेक्ट फॉर्म हो रही है तो वहां पे जो मैग्निफिकेशन है वो आता है उसका पॉजिटिव। मतलब जो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल था वही केस जो है एनलार्ज ऑब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे कि आपको बोला है कि साइज ऑफ वर्चुअल इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 आएगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि मिरर जो है वो कॉन्वेक्स, मिरर जो है वो कॉन्वेक्स थी। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज अगर डिमिनिश होती है, ओरिजिनल इमेज के कंपैरिजन में छोटी होती है, तो वो छोटी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो रहने वाली है कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको बोला जाता है कि m इक्वल्स टू 1 है, मतलब मैग्निफिकेशन 1 है, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज अगर इक्वल है, तो उसका मतलब ये केस पॉसिबल है ओनली इफ अगर वो मिरर प्लेन है। तो प्लेन मिरर दी है तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, या फिर मैग्निफिकेशन दिया है तो कौन सी मिरर होगी, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेम डेटा का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे साइज ऑफ इमेज अगर ऑब्जेक्ट के साइज में ग्रेटर हो रही है, यानी कि वहां पे मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि मिरर जो है वो कॉन्केव बने। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं जो एक्सट्रीमली यूजफुल होंगे आगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस एज वेल एज रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस दोनों की केस में। m is less than 1 convex mirror, m equals to 1 plane mirror, m is greater than 1 it will be concave mirror। ठीक है, अगर आपको बोला है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है और वहां पे अगर मैग्निफिकेशन चाहिए, तो आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हम जो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, मैग्निफिकेशन आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, अगेन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बस रिमेंबर करना है। तो उस केस में हमें क्या करना है, फाइनल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू फर्स्ट मैग्निफिकेशन आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन इनटू सेकंड मैग्निफिकेशन अप टू सेकंड रिफ्लेक्शन अप टू जितने भी आपको मैग्निफिकेशन दिए जाएंगे यानी रिफ्लेक्शन दिए जाएंगे, हर बार इनकी हम क्या करेंगे, मतलब इसके रेशो की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें नेट मैग्निफिकेशन जो होगा वहां पे मिल सकता है जो अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये था ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन। लेकिन कब, जो ट्रांसवर्स या फिर अपन उसको लैटरल बोलते हैं उसकी केस में, मतलब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, परपेंडिकुलर अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तब उस केस में जो होने वाला था वो पार्ट। अब उसी तरह से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, दैट विल बी लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब ये लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में केस क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट होता है इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके पैरेलल में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है और उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही होगी, इसलिए उसको अपन लॉन्जिट्यूडनल कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बोला है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया है एंड इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर एक्सटेंडेड, लेकिन फिर भी ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमें यहाँ पे जो है कंसिडर करना पड़ेगा कि ये u1 डिस्टेंस है, ये u2 डिस्टेंस है, ये v1 डिस्टेंस है, ये v2 डिस्टेंस है, ये फॉर ऑब्जेक्ट रहेगा, ये फॉर इमेज रहेगा। तो उस केस में अगर हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है तो ये लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बनेगा m इज इक्वल्स टू, लॉन्जिट्यूडनल इसलिए m सफिक्स l बोलते हैं, तो ये बनेगा
लेंथ ऑफ इमेज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1। तो ये बनेगा लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, अगर आपको ऑब्जेक्ट अगर स्मॉल दिया है, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कंसिडरेबल नहीं है, तो अपन ये लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है वो डायरेक्टली dv बाई du मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर सिंपली इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी सेम एज दैट ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जैसे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया है जो 2 डायमेंशनल है एंड ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो अगर 2 डायमेंशनल के फॉर्म में अगर दिया है, तो उस केस में जो है हम एरियल और सिर्फ अपन बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एरियल और सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। तो अब ये एरियल और सुपरफिशियल अगर मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली हमें क्या करना है, ये m इक्वल्स टू एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका रेशियो लेना है। ठीक है, यानी हम जो 1 डायमेंशन में मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते थे स्मॉल एम वाला, फिर वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्जिट्यूडनल हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर मतलब यहाँ पे सुपरफिशियल या फिर एरियल मैग्निफिकेशन हमें मिलता है। ठीक है, ये स्मॉल एम था, इसको अपन लीनियर मैग्निफिकेशन ऐसे भी बोलते हैं, एंड ये कैपिटल है, इसको अपन एरियल मैग्निफिकेशन ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एरिया किस फॉर्म में दिया है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एरिया डायरेक्टली गिवन होता है, तो आपको इससे पहले के एरिया कैसे कैलकुलेट करनी वो कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन और इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर या फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल और कर्व सरफेसेस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टेबल हम बनाने वाले हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड उसकी जो इमेज होती है उनके पोजीशन से रिलेटेड हम यहाँ पे डेटा देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कॉन्केव मिरर। अब यहाँ पे इमेज जो कॉन्केव मिरर फॉर्म होगी उससे रिलेटेड हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसके बाद में उसकी जो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी, उसके बाद में इमेज का नेचर कैसे होगा, उसके बाद में साइज कैसे होगी, इसका अपन एक टेबल बनाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम वाइज डेटा अपन रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो एकदम सिंपल बात है लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट केस में बोला है कि इंफिनिटी पे प्लेस किया है, तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस किया जाता है तो कॉन्केव मिरर में उसकी इमेज फॉर्म होगी कंपल्सरी एट फोकस, एंड अगर फोकस पे इमेज फॉर्म हो रही है तो उस केस में ये इमेज रियल रहेगी। जब भी इमेज रियल होती है तो वो इन्वर्ट होती है, तो उसको अपन रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे। एंड यहाँ पे जो साइज है एकदम पॉइंट साइज, छोटी साइज हमें इमेज की मिलेगी क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे था। अब धीरे धीरे आगे की केस में हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आएंगे एंड इमेज वहां से क्या होगी, अवे जाएगी। यानी सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को फ्रॉम इंफिनिटी टू सी, यानी इंफिनिटी से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन लेके आएंगे, तो उसकी जो पोजीशन है वो एफ टू सी मतलब फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आगे जाएगी। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट पास पास आ रहा है, इमेज आगे जा रही है। और इस केस में जो इमेज का नेचर है अगेन ये रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, लेकिन जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट से डिमिनिश होगी, स्मॉल होगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे थर्ड केस में कि जो ऑब्जेक्ट है उसको एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो इमेज जो है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी। एंड इस केस में इमेज का नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, लेकिन जो इमेज की साइज है वो इक्वल बनेगी। मतलब यही एक कंडीशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड इमेज की साइज सेम होती है। ये कब होगा, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट अगर u इक्वल्स टू r है
एंड उसकी इमेज डिस्टेंस भी v इक्वल्स वी आर फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में दोनों की साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सी टू एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के टुवर्ड्स लेके आएंगे, तो उस केस में जो इमेज है अगेन आगे जाएगी, तो ये जाएगी फ्रॉम सी टू इंफिनिटी। और जब ये इमेज सी टू इंफिनिटी जा रही है तो भी उसका नेचर रियल ही रहेगा, इन्वर्टेड ही रहेगी। बस वहां पे जो पहले इमेज स्मॉल हुआ करती थी, अब ये थोड़ी सी एनलार्ज होती जाएगी, मैग्नीफाई होती जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट, सॉरी ये सी टू इंफिनिटी है, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे इंफिनिटी पे। तो जब ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, एक मिनट, नहीं ये ही था, ये एफ ही है, जब ऑब्जेक्ट को अपन एफ पे प्लेस करेंगे फोकस पे, तो उसकी जो इमेज है वो इंफिनिटी पे फॉर्म होगी। जब ये इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होगी तो अगेन ये रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, एंड यहाँ पे अगेन जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी होगी, मतलब ये एनलार्ज इमेज फॉर्म होगी जो इंफिनिटी पे हमें दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक स्पेशल केस आती है जिसमें हम अगर ऑब्जेक्ट को एफ टू पी इसके इन बिटवीन रखेंगे, यही एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे, मैं बाद में लिख के भी दूंगा स्टेटमेंट है, कि जहां पे कॉन्केव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। कब, अगर ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बिटवीन आ गया तो जो इमेज की पोजीशन है वो एनीवेयर बिहाइंड द मिरर जाती है, ठीक है, मिरर के बिहाइंड ये फॉर्म होगी, एंड मिरर के बिहाइंड गई मतलब ये बन जाएगी वर्चुअल, एंड जब भी ये वर्चुअल होती है तो वो बनती है इरेक्ट, एंड यहाँ पे जो साइज है वो अगेन बड़ी होगी, मतलब एनलार्ज रहेगी, ठीक है। तो ये सिक्स्थ वाला पॉइंट है, बस इसको आपको स्पेशल अटेंशन देना है। बाकी सारा तो मालूम है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा इमेज आ भी जाएगी, हर बार रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, पहले स्मॉल साइज की, देन इक्वल साइज की, देन इन लार्ज साइज की। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल है। बस ये सिक्स्थ केस है, उसको मैं फिर से यहाँ पे लिख के भी देता हूँ कि इन केस ऑफ concave mirror, image is always real and inverted, एंड उसकी साइज जो है वो मे बी स्मॉल, मे बी इक्वल, मे बी इनलार्ज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे आप, साइज मे बी स्मॉल, इक्वल और लार्ज, बट only when object is placed in between focus and pole. Its image become virtual and erect, and will form behind the mirror. बस यही एक एक्सेप्शनल केस है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, जहां पे इमेज जो है हमें जो है वर्चुअल मिलती है, ठीक है। अब सेम डेटा अगर फॉर कॉन्वेक्स मिरर अगर देखना है, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सारी बातें सेम रहेगी, बस वहां पे डिफरेंस क्या होगा देखो, कि कॉन्वेक्स मिरर की केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑलवेज वर्चुअली होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं image form by convex mirror is always virtual, erect and behind the mirror। बस उसमें कंडीशन है कि when object is at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है
तो वहां पे इमेज विल फॉर्म एट फोकस। लेकिन कॉन्वेक्स का फोकस जो है वो बिहाइंड द मिरर ही होता है, यानी कि फिर से जो इमेज है वो बिहाइंड ही फॉर्म होगी। एंड ये जो है एंड इट इज वर्चुअल तो होगी होगी, कॉन्वेक्स से मतलब वर्चुअली रहेगी। इरेक्ट होती है जब वर्चुअल है तब। बस यहाँ पे जो इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड, एकदम एकदम सा पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। एंड इस केस को अगर छोड़ के ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे भी फॉर्म होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे भी प्लेस किया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed anywhere between infinity and pole, then image will always form between pole and focus. Pole and focus. और ये पोल एंड फोकस पे फॉर्म होगी, मतलब कहाँ पे फॉर्म होगी? बिहाइंड द मिरर। अगर ये बिहाइंड द मिरर आ गई मतलब फिर से ये क्या रहेगी? वर्चुअल रहेगी। वर्चुअल आ रही मतलब ये क्या बनेगी? इरेक्ट बनेगी। एंड इरेक्ट के साथ साथ ये हमेशा से डिमिनिश रहेगी। मतलब कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड डेटा एकदम सिंपल है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा। whatever be the position of the object, image will always form in between pole and focus. Only exceptional case is that whenever object is placed at infinity, its image will form at pole. Its image will form at pole. तो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ ग्राफ का पार्ट दिया है तो आपको प्रिपेयर देखना है एक बार, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता नहीं है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, जिसमें आता है पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर, जैसे आगे अपन लेंस की पावर देखने वाले, वही पावर का रिलेशन होगा मिरर के लिए, जो होता है P इक्वल्स टू 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और अगर ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है तो इसका जो यूनिट होगा वो पर मीटर या फिर पर सेंटीमीटर होगा, जिसको अपन ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में डायोप्टर ऐसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला होगा डायोप्टर। इससे रिलेटेड आपको एक और रिलेशन है जो रिमेंबर करना है, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला। और ये न्यूटन्स फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब हम ऑब्जेक्ट एंड इमेज के डिस्टेंस पोल से नहीं मेजर कर रहे, फोकल से, फोकस से मेजर कर रहे। ठीक है, when object distance and image distance are measured from focus। देखो इन जनरल हमारा साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि हर बार डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे फ्रॉम पोल ओनली, लेकिन अगर वहां पे एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें बोला है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम फोकस, देन उस केस में जो u इंटू वी होते हैं वो u एंड v नहीं रहेंगे, उनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा x1 एंड x2 से। तो x1 बनेगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस एंड x2 बनेगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। यहाँ पे f स्टैंड फॉर फोकस, I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट। तो उस केस में न्यूटन ने बोला था कि ये x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू होते हैं f का स्क्वायर, वेर f का मतलब फोकल लेंथ। f का मतलब होता है फोकल लेंथ। तो x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू होते हैं f स्क्वायर। बस ध्यान देना है आपको, जो भी डिस्टेंस गिवन है वो गिवन किसके कंपैरिजन में, मतलब आपको डिस्टेंस पोल से दी है तो जो जनरल हमारे कन्वेंशंस होते हैं
उसी को अपन अप्लाई करेंगे। लेकिन वहां पे अगर डिस्टेंसेस हमें फोकस से दिए जा रहे हैं तो हमें ये दोनों के डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू एफ स्क्वायर करके जो भी अननोन है, ऑलमोस्ट वहां पे फोकल लेंथ ही अननोन होती है, उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन रिलेटेड जितने पॉइंट डिस्कस हुए हैं उनके ऊपर ही आप फोकस करेंगे। इनको छोड़ के भी मॉड्यूल में और कुछ पॉइंट है, वन बार उसको गो थ्रू करना है, इतना कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो डिस्कशन शुरू करते हैं अबाउट नेक्स्ट पार्ट विच इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है तो बेसिकली अपन इसको डिफाइन करते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहाँ पे एक कंडीशन है जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कि लाइट बेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइट को जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना पड़ेगा। लेकिन ऑलमोस्ट एक केस अगर छोड़ देंगे तो हर बार लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम कंपलसरी बेंड होता ही है, इसलिए हम उसको अपन डिफाइन कर रहे हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर लाइट रे नॉर्मली अगर बेंड हो गया, सॉरी नॉर्मली अगर इंसिडेंट हो गया, इफ light ray इंसिडेंट नॉर्मली, तो उस केस में वहां पे कोई भी बेंडिंग लाइट की नहीं होती है, जिस पाथ से आ रहा था उसी पाथ में लाइट जाता है। तो अगर अपन वहां पे कंसीडर करेंगे तो आप बोलेंगे सर बेंडिंग नहीं हो रही, फिर वो रिफ्रैक्शन है ही नहीं। इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है, जिसमें स्पीड चेंज होगी, जिसमें वेवलेंथ चेंज होगी, जिसमें इंटेंसिटी चेंज होगी। एंड ये अगर एक एक्सेप्शन छोड़ देंगे तो वहां पे लाइट की डायरेक्शन कंपलसरी चेंज होगी, मतलब लाइट वहां पे बेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में अगर इसको डिस्कस करेंगे तो रिफ्रैक्शन के लिए हम एक सरफेस कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे मिरर नहीं बोल सकते, इसको बोला जाएगा ट्रांसपेरेंट सरफेस। अब ये ट्रांसपेरेंट सरफेस पे एक पॉइंट है जहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट होने वाला है, वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको अपन नॉर्मल बोलेंगे, ये बन गया नॉर्मल एन एन डैश। अब यहाँ पे क्या होगा, एक लाइट रे इंसिडेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा हमारा इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ में जो भी एंगल बनाया था वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। पहले क्या होता था कि लाइट रे इसी मीडियम में वापस आता था, अब ये लाइट रे इस मीडियम में वापस नहीं आएगा, ये जो फर्स्ट मीडियम था इस मीडियम में से लाइट सेकंड मीडियम में एंटर करेगा। लेकिन एंटर करते टाइम ये सेम पाथ के अलोंग ट्रैवल नहीं करेगा, वो बेंड करेगा अपने पाथ के अलोंग। फिर डिपेंड करता है वो बेंडिंग है, कभी कभी ये नॉर्मल के टुवर्ड्स होती है, कभी कभी नॉर्मल के अबे होती है। कब कैसे होती है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे फिर ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये अनडिवेटेड रे हो गया। तो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो बन गया आर, एंड इन दोनों के बिटवीन जो हो गया वो था डेविएशन, तो इसको बोला जाएगा डेल्टा। अगेन ये जो ग्लांसिंग एंगल की कंसेप्ट है थीटा जी, यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। तो जो फर्स्ट मीडियम था उसको अगर अपन बोलेंगे कि लाइट की स्पीड यहाँ पे c1 थी, यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ λ1 थी, तो सेकंड मीडियम में जाके लाइट की स्पीड c2 बनेगी एंड वेवलेंथ λ2 बनेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो फर्स्ट मीडियम के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगी μ1, सेकंड मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगी μ2। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन डिस्कस करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसको अपन ग्रीक अल्फाबेट म्यू से डिनोट करते हैं। इसकी एक्चुअल कंसेप्चुअल डेफिनेशन है लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम मतलब गिवन मीडियम की लाइट बेंड करने की इसकी एबिलिटी, वो बनती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट्स अ रिलेटिव टर्म, मतलब कंपलसरी हमें इसको टू मीडियम, दो मीडियम के रिलेट से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम अगर दिया है तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे बाय μ2 अपॉन μ1, या फिर इसका और एक फॉर्मूला है दैट इज C1 अपॉन C2, या फिर λ1 अपॉन λ2, या फिर जो अभी रिफ्रैक्शन में हमें इंट्रोड्यूस होने वाला है दैट इज sin I अपॉन sin R। आगे जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे 1 अपॉन साइन ऑफ IC, जब ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ेंगे तो tan ऑफ IP। अब ये tan ऑफ IP पे अभी ध्यान मत दो, वे ऑप्टिक्स में हमें वो इंट्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो उसका फॉर्मूला है सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम की, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, दैट इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ऑफ IC। यानी कि यहाँ पे अगर मैंने μ1 लिखा है तो उसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, μ2 अगर लिखा है तो उसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, देन C1 का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, C2 का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, देन I का मतलब होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन R का मतलब होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, IC मींस क्रिटिकल एंगल। अभी क्रिटिकल एंगल क्या है आज ही पढ़ेंगे। एंड ये IP जो है इसको अभी छोड़ दो, ये ऑब्वियो ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले, इसको बोला जाता है पोलराइजिंग एंगल। देन λ1 यहाँ पे आएगा, λ1 का मतलब होगा वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियम, λ2 का मतलब होगा वेवलेंथ ऑफ सेकंड मीडियम। एक्चुअल मैंने फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम लिखा है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, उसकी मीनिंग ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। मीडियम की वेवलेंथ नहीं होती है, मीडियम में से ट्रैवल करने वाले लाइट की वेवलेंथ होती है, सो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। बस स्टेटमेंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो उसको आपको समझना है। तो बेसिकली ये सारे फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर आपको आज वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट की बेंडिंग किस डायरेक्शन में होती है, इसलिए मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि बेसिकली व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम R to D मतलब होता है रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, देन उस केस में क्या होता है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा कि साइन आई ये लेस होगा साइन आर से, ठीक है। एंड उसी की तरह अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम टेंसर टू रेयर, देन लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि उस केस में जो है वो साइन आई ये ग्रेटर देन साइन आर है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा रूल है, इन ऑल सिचुएशंस ये एप्लीकेबल होगा कि लाइट की बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डिपेंड करेगा कि लाइट जाता कहाँ से, रेयर टू डेंसर जा रहा है या डेंसर टू रेयर जा रहा है, ठीक है। उसी के ऊपर ये बात बस डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे जो है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है फर्स्ट मीडियम कंपलसरी एयर और वैक्यूम चाहिए, 2 मीडियम में से एक चाहिए, ठीक है। 2 मीडियम में से एक चाहिए, 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 2 मीडियम में से एक चाहिए,
मतलब ऐसे अपन स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम ओनली इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे देखो μ21 अपन लिखते हैं μ2 बाय μ1, तो इसका मतलब μ2 अगर डेंसर मीडियम की है तो ये ग्रेटर देन 1 रहेगी, μ1 अगर एयर और वैक्यूम के लिए तो ये कंपलसरी इक्वल्स टू 1 रहेगी। यानी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ये 1 से हमेशा से ग्रेटर रहेगी, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, एंड जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 रहेगा। उसी तरह से हम दूसरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा कि जो फर्स्ट मीडियम है वो कंपलसरी अदर देन एयर और वैक्यूम रहेगा। इन टर्म्स का आगे कुछ भी डिस्कशन नहीं है, इनको यही पढ़ लो, यही सीख लो और यही भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर μ21 दिया है तो इसका मतलब ये μ2 बाय μ1 है। अब इसमें से कंपलसरी डिनोमिनेटर अदर देन 1 है, इसलिए ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ये 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। इट मे बी ग्रेटर देन 1 और इट मे बी लेस देन 1, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक्चुअल में हर बार 1 से ग्रेटर ही होती है। उससे रिलेटेड और एक पॉइंट जो क्वेश्चन में आएगा तो हमें वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, अब ये ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या है, देखो दूसरी कोई अलग वाली कंसेप्ट नहीं है, ये बस होगा कि डिस्टेंस, लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ is defined as the distance traveled by the light in a medium। अब ये मीडियम अगर एयर और वैक्यूम से अगर छोड़ के दूसरा होगा तो वहां पे स्पीड चेंज होगी, इसलिए गिवन टाइम में जो डिस्टेंस कवर होने वाला है वो भी डिफरेंट होगा, इसलिए अपन इसको लिखते हैं म्यू इनटू टी। ऑप्टिकल पाथ इज गिवन बाय म्यू इनटू टी, वेयर इस म्यू का मतलब होगा म्यू का मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम, जिस मीडियम में हमें यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट करना है, एंड टी का मतलब होगा वहां पे जो ज्योमेट्रिकल पाथ होगा या फिर ज्योमेट्रिकल लेंथ होगी उस मीडियम में जिसको अपन ऑप्टिकल पाथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की भी 3 लॉज है जैसे रिफ्लेक्शन के थे, लेकिन 2 लॉज तो थ्योरेटिकल होते हैं, उनको अपन लिखते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, बस एक बार डिफाइन कर देते हैं कि जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के दोनों साइड में चाहिए, हमेशा से होते हैं। देन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक प्लेन में चाहिए, वो भी हमेशा से होते हैं। बस यहाँ पे जो है स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड हमें डिस्कस करना पड़ता है, और ये स्नेल्स लॉ एक्सप्लेन करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ दैट मीडियम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, is always remains constant, that is mu1 into sin I is equals to mu2 into sin r, ये हमेशा से कांस्टेंट रहेगा, एंड इसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। हर बार क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम इसको इसी फॉर्म में यूज करेंगे। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो अपन यहाँ पे इसको mu2 अपॉन mu1, मतलब ये mu1 इधर हो गया, इज इक्वल्स टू sin I अपॉन sin r, एंड इसी को अपन म्यू ऐसे भी बोलते हैं, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों भी है, स्नेल्स लॉ है, बस वहां पे उनका जो फॉर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट करके दिया है। तो ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हम C1 C2 λ1 λ2 ये सारे रिलेशन जो पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं वहाँ पे फिर से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे और एक पॉइंट बचा था कि जो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ डिविएशन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो होता है डेल्टा इक्वल्स टू I माइनस आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बनता है डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन में जो डेविएशन था वो थोड़ा डिफरेंट था, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
तो ये स्नेल्स लॉ हो गया रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन की अपन सिंपल सिंपल केसेस देखेंगे इन डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। Refraction through rectangular glass slab, मतलब वही नॉर्मली रिफ्रैक्शन होगा, बस एक ग्लास स्लैब के रिलेटेड इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि अगर एक ग्लास स्लैब है इस तरह से, और ये ग्लास स्लैब में से जब लाइट ऑफ रे पास होगा और वहां पे इसके दोनों साइड जो है वो एक दूसरे को अगर पैरेलल है, मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर पैरेलल फेसेस है फॉर द ग्लास स्लैब, तो उस केस में होता क्या है, देखो कि जब भी ये नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे, ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया आई। अब यहाँ पे लाइट रे जब ग्लास में इंटर करेगा तो ये ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड होगा और यहाँ पे आके रिफ्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इतना ही होगा जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। तो इसकी वजह से होता क्या है, देखो कि जो बेंडिंग यहाँ पे एयर में से लाइट ग्लास में आते टाइम हो रही थी, उतनी ही बेंडिंग ये ग्लास में से एयर में जाते टाइम होने वाली है। इसलिए यहाँ पे जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होके अगेन ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, एक्चुअली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, लेकिन लाइट रे ग्लास स्लैब के बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको अपन एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। तो इस केस में आपको अगर दिया है कि ग्लास स्लैब की फेसेस पैरेलल है, तो यहाँ पे ये आई ऑलवेज इक्वल्स टू ई होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, सो दैट ये लाइट रे एंड ये लाइट रे एक दूसरे को पैरेलल चाहिए, एक लाइन के अलोंग नहीं जाएंगे लेकिन ये एक दूसरे को पैरेलल जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये पैरेलल जा रहे हैं दोनों लाइट रे, इससे मैं डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ मैं। इस तरह से लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंस हुआ था एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, फिर ये थोड़ा सा बेंड होके इधर चला गया, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया आर। जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था उतना ही सेकंड केस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया, और एट द एंड ये लाइट रे यहाँ से इमर्ज हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस ई है। तो ये उसकी ओरिजिनल पाथ की जो डायरेक्शन है वो अगर ड्रॉ करेंगे, एंड अभी जो इमर्जेंट रे है इसको अगर ड्रॉ करेंगे, तो इन दोनों के बिटवीन का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बिटवीन का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोला जाता है एज ए लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन emergent ray and undeviated ray। मतलब ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये हमारा यू आर बनता अनडेविएटेड रे, अब ये ई आर बन गया इमर्जेंट रे, तो उसको बोला जाता है एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस ग्लास स्लैब में जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला होता है टी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर इनटू साइन ऑफ आई माइनस आर। अब ये आता कहाँ से है, इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन की जो स्टेप है उसकी कुछ एप्लीकेशंस है नहीं खास, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो डी है उसका मतलब होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो टी है उसका मतलब होगा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, एंड वहां पे आई एंड आर उनकी मीनिंग तो सेम रहने वाली है, आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस
आर का मतलब जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है हम इसको वेरियस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डी इज गिवन बाय टी इन ब्रैकेट साइन आई माइनस कॉस ऑफ आई इंटू टैन ऑफ आर। तब इसमें वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, बट थ्योरेटिकल रिलेशन के लिए अगर आ गया तो सिंपल यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व किया है, ठीक है। एंड उसी तरह से d इज इक्वल्स टू t इंटू साइन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ आई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ठीक है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये तीनों रिलेशन जो है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे रट्टा नहीं मारने, लेकिन मालूम होने चाहिए टर्म्स की अरेंजमेंट कैसी है क्या है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूले से तीनों डिराइव कर सकते हैं, लेकिन तीनों डिराइव करने के लिए जो टाइम है वो ज्यादा लगता है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको ये तीनों फॉर्मूले को इसी लिस्ट में लैटरल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें और एक स्पेशल केस आती है, इफ एंगल्स आर टू स्मॉल, वेरी स्मॉल, लेस देन 10 डिग्री, तो उस केस में सेम फॉर्मूला जो है हम d इज इक्वल्स टू आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, t यानी थिकनेस इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, ओनली इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये एक्सट्रीमली स्मॉल है, जहां पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा बनता है एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा बनता है तब। अब ये हो गई लैटरल शिफ्ट। अब ये लैटरल शिफ्ट से रिलेटेड जो है हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करनी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अगर आपको रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के फॉर्म में डेटा दिया जाता है तो उस केस में गिवन बाय हम इसको कैलकुलेट करते हैं एज रेशो ऑफ रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो गिवन बाय रेशो ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। मतलब होता क्या है, देखो कि बेसिकली कोई भी एक पॉन्ड है, एक लेक है, वाटर का सरफेस, अब इसमें ये वाटर ऐसी भरी पड़ी है। अब यहाँ पे जो है एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बेस पे रखा है, जिसको मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। तो होता क्या है कि ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलता है, यहाँ पे इंसिडेंट होता है, जहाँ पे इंसिडेंट हो गया उसको अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोल रहे हैं। लेकिन जब ये डेंसर टू रेयर जाएगा तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन को छोड़ के थोड़ा सा नॉर्मल से बेंड होके इधर जाएगा, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्ट को जहाँ पे देख रहे हैं उसको अगर देखना है तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे हम ये और एक लाइट रे कंसिडर करेंगे और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे हमें ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना। हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है होता यहाँ पे लेकिन दिखता यहाँ पे, तो ये जो है वो रियल है, ये क्या है उसकी इमेज है, मतलब हमें जो ऑब्जर्व हो रहा है। तो उस केस में अगर इस मीडियम की, इस वाटर की अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे जो रियल डेप्थ है वो आपको दिए है, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ए, तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू बनेगी रियल डेप्थ यानी ओ से लेके ए डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ यहाँ पे हमें लग रही है आई इंटू ई। तो ये होता है एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिया है और वो अगर पानी में या फिर ग्लास में ऐसे कुछ तो मीडियम में रखा है जिसकी वजह से उसकी जो ओरिजिनल डेप्थ है वो हम देख नहीं पा रहे, उसमें हमें थोड़ा सा मतलब क्या हो रहा है देखने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस केस में इस तरह का पार्ट जो है अप्लाई होता है, ठीक है। अब इस केस में अगर आपको बोला जा रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, अगर बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है एंड ऑब्जर्वर इज इन रेरर मीडियम, ऑब्जर्वर अगर रेरर मीडियम में, तो उस केस में म्यू इज गिवन बाय रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, इसी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये म्यू इज इक्वल्स टू बनेगा h अपॉन h डैश, h का मतलब रियल डेप्थ, h डैश का मतलब एपरेंट डेप्थ।
और इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है जहां पे था वहां पे हमें दिखता नहीं है, मतलब उसमें आती है शिफ्ट। तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट की होने वाली शिफ्ट है यानी डी है, इट इज गिवन बाय इट इज गिवन बाय 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू एच। इस शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें मालूम है। ठीक है, सो डेप्थ बन गई 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू एच। अगर आपको सेकंड कंडीशन में बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट is in rarer medium and ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमें उल्टा करना पड़ेगा और वहां पे फॉर्मूला बनता है एपरेंट हाइट या फिर एपरेंट पोजीशन डिवाइडेड बाय रियल हाइट। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज या फिर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर की पोजीशन बदल गई तो यहाँ पे भी इनका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर केस में अगर हमें शिफ्ट कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे जो शिफ्ट है डी, इट विल बी इक्वल्स टू एच इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड शिफ्ट कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूले वो भी चेंज होते हैं जो अगर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो। और उसी के साथ अगर आपको बोला गया है कि एक आधा पर्टिकुलर कंटेनर है और उस कंटेनर में जो है एक की जगह पे मल्टीपल लेयर्स है लिक्विड की, ये 1, ये 2, ये 3, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लिक्विड है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है, जिसमें आपको बोला गया है कि पहला जो लिक्विड है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है एंड डेप्थ d1 है, इसकी μ2 है, इसकी डेप्थ d2 है, इसकी μ3 है, इसकी d3 है। ऐसे 2 3 इमिसिबल एक दूसरे में मिक्स न होने वाले लिक्विड्स अगर आपको दिए हैं तो उस केस में जो है हमें एपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम की जो भी डेप्थ अपियर होने वाली है इट इज गिवन बाय d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2 प्लस d3 अपॉन μ3। एंड 3 से ज्यादा अगर होते तो हम उसमें फिर से d4 अपॉन μ4 ये नंबर ऐड करते जाते। ठीक है, अब उसी तरह से अगर आपको बोला है कि ये पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन दिया है उस सब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो म्यू फॉर कॉम्बिनेशन, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा डेप्थ जो एक्चुअल है डिवाइड बाय डेप्थ जो एपरेंट है। यानी कि इसके लिए सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला बनेगा d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय d1 अपॉन म्यू1 प्लस d2 अपॉन म्यू2 प्लस d3 अपॉन म्यू3। तो ये एक्सप्रेशन अप्लाई करके हम वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको बोला है कि दो लिक्विड्स है फॉर 2 liquids of इक्वल विड्थ या फिर थिकनेस, जिनको ऐसे कंटेनर में हमने एक के ऊपर एक रखा है, यानी वहां पे d1 इक्वल्स टू d2 अगर हो गया तो म्यू फॉर सी मतलब कॉम्बिनेशन का म्यू जो है इट इज गिवन बाय 2 म्यू1 म्यू2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। ठीक है, इसको याद करो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, कि 2 इमिसिबल लिक्विड्स है उनमें उनकी जो डेप्थ है थिकनेस है वो सेम है, तो उस केस में combination की refractive index is given by the relation mu equals to 2 mu1 mu2 upon mu1 plus mu2। तो यहाँ पे जैसे हमने lateral shift कैलकुलेट की है उसी तरह से apparent shift भी होती है, same way apparent shift of the object and the apparent shift जो है it is given by उसके लिए relation same होता है 1 minus 1 upon mu into t। ये कब होती है कि अगर वहां पे सिचुएशन बोलिए कि if a slab of glass of thickness t and refractive index mu is placed in the path of
convergent beam, then point of convergence is shifted away. तो उस केस में जिस पॉइंट पे लाइट रे कॉन्वर्ज होने थे वो क्या करता है, जो पॉइंट का ओरिजिनल वहां से शिफ्ट होता है अवे, और उसकी शिफ्ट कितनी होगी, तो उसकी शिफ्ट ये होगी s इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इनटू टी। एंड यहाँ पे अगर कॉन्वर्जन की जगह पे आपको डाइवर्जेंट लाइट रेज, लाइट बीम ऐसे अगर बोलिए, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ ये जो पॉइंट है वो अगर डाइवर्जेंट लाइट बीम होती तो जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है वो अवे शिफ्ट होता बाय द सेम डिस्टेंस, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इनटू टी। तो ये बनती है आपकी लैटरल शिफ्ट एज वेल एज एपरेंट शिफ्ट। अब इनसे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं लैटरल शिफ्ट एंड एपरेंट शिफ्ट के लिए, कि जो ऊपर रिलेशन हमने देखे हैं आर एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होते हैं ये एज्यूम करके हम ये सारे रिलेशन जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। देन जो शिफ्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, वो जो शिफ्ट है वो ऑलवेज considered or occurred in the direction of light। जो लाइट की डायरेक्शन होती है उसी के डायरेक्शन में यहाँ पे जो शिफ्ट है वो ऑकर होती है। If the slab is made up of air, आपको जो बोला है कि अगर जो स्लैब है एयर की है एंड उसके सराउंडिंग का जो मीडियम है एंड सराउंडेड बाय मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ऐसे अगर बोला है तो उस केस में जो एपरेंट शिफ्ट होती है इट इज गिवन बाय s इक्वल्स टू t इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। बट ये एक्सेप्शनल केस है कि आपको स्लैब एयर की दी है एंड सराउंडिंग का मीडियम जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तभी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये एप्लीकेबल है। ये लैटरल शिफ्ट, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ एंड उसके साथ में एपरेंट शिफ्ट, ये सारी बातें रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन जो डिस्कस की हमने, ये एकदम इसेंशियल है। इसको एकदम स्पेशल टाइम देके, स्पेशल ईच पॉइंट, एवरी पॉइंट जो है अच्छा टाइम देके थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेनन हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ही अपन कंसिडर करते हैं एज ए TIR। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है देखो, और ये कंसेप्ट के लिए मैंने पहले एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था, उससे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा था कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये नॉर्मल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट इंसिडेंट हो रही है, जैसे कि मैंने एक रैंडमली कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है I1, तो यहाँ पे होगा क्या कि लाइट रे जो है वो एक्चुअल इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से बेंड होके यहाँ पे जाएगा, क्योंकि कंडीशन ये नहीं कि जब वो डेंसर टू रेरर जा रहा है। अब यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन है कि ये डेंसर मीडियम है और ये जो है ये रेरर मीडियम है। तो डेंसर टू रेरर अगर लाइट रे जा रहा है तो उसको नॉर्मल से अवे बेंड होना है। तो इस केस में अगर मैं थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं, ये I2, तो ये लाइट रे की बेंडिंग जो है वो और ज्यादा होगी। और ये I1 अगर ग्रेटर देन I2 अगर ग्रेटर देन I1 है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो वहां पे अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करूं तो एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पे
ये लाइट रे मैंने अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर इंसिडेंट किया तो ये ऐसे नॉर्मली इस सरफेस को मतलब नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बना के ट्रैवल करेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल मतलब क्या है उसको पहले समझते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, क्रिटिकल एंगल मतलब क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ refraction becomes 90 degree when light travels from denser medium to rarer medium। ठीक है, ये कंडीशन तो मस्ट है, जब तक ये लाइट डेंसर टू रेयर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे ये सिचुएशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एंगल हमने यहाँ पे पढ़ा है क्रिटिकल एंगल, जिसमें होता क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री बनता है एग्जैक्ट, यानी टू मीडियम को सेपरेटिंग जो सरफेस है उसके अलोंग ये ट्रेवल करता है। ठीक है, तो हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय μ2 बाय μ1 इक्वल्स टू sin i अपॉन sin r, ऐसे होता है। अब यहाँ पे μ2 यानी रेरर मीडियम है, और यहाँ पे रेरर मीडियम अगर हम एयर कंसीडर करेंगे तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर μ2 1 है अपॉन μ1 को मैं म्यू कंसीडर कर दूं इक्वल टू ये बनेगा साइन आई, लेकिन आई का मतलब आईसी है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 है तो ये बनेगा साइन 90, बट साइन 90 अगर 1 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि म्यू इज गिवन बाय 1 अपॉन साइन आई सी, और ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लिस्ट दी थी तब लिख के दिया है। ठीक है, तो अगर आपको क्रिटिकल एंगल दिया है फॉर द गिवन मीडियम और उसके ऊपर से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करनी है तो विल यूज दिस वन रिलेशन, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई सी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, यानी कि आई सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू। ये एक्सप्रेशन का यूज करके भी हम क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन मीडियम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्रिटिकल एंगल तो हो गई, अब फिर से ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर आते हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब सेम डायग्राम है, इसको अगर मैं फिर से रीड्रॉ करूंगा, अब ये सेम डायग्राम है, इसमें अगर मैंने क्या किया कि जो लाइट रे इंसिडेंट होने वाला था उसको इंसिडेंट होते टाइम उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इतना ले लिया कि ये आई ग्रेटर देन आई सी है। फिर से एक बार, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने कंसीडर किया है वहां पे मैंने क्या किया कि इसको आईसी से ग्रेटर बना दिया, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर बना दिया। तो क्या होगा, रूल तो वही है कि ये नॉर्मल से अवे बेंड होगा, तो इस पर्टिकुलर केस में जो लाइट रे है उसको उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस आना पड़ेगा। यानी कंडीशन क्या हो रही है, अब इसको समझो, एकदम सिंपल कंडीशन है। एक्चुअल में लाइट रे को ट्रैवल करना था फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लेकिन रूल क्या है कि जब ये डेंसर टू रेयर ट्रैवल करता है इट हैव टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसकी बेंडिंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जब अपन ये आईसी के ऊपर आ गए थे क्रिटिकल एंगल पे तब हमने देखा कि लाइट रे अलोंग द सरफेस जा रहा था। तो अगर मैंने थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो ये दूसरे मीडियम में एंटर ही नहीं कर पाएगा, इस सेम मीडियम में वापस आएगा, एंड इसी फिनोमिनन को बोला जाता है एज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको अगर डिफाइन करना है तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि when light travels from denser medium to rarer medium, incident at an angle of incidence greater than critical angle, then
whole light will get reflected back into same medium, and this phenomenon is known as total internal reflection. यानी यहाँ पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है तो दो कंडीशन है, एक लाइट मस्ट हैव टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये दोनों कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई हो गई तो लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, वो सेम मीडियम में वापस आएगा। दिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि डायमंड जो है वो एकदम क्या होता है, शाइन करता है ना। एंड कुछ लोगों को लगता है कि हमें डायमंड की तरह शाइन करना है, लेकिन डायमंड जो शाइन करता है वो खुद की लाइट से नहीं करता है, उसके अंदर जो लाइट हो गई वो अंदर ही अंदर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए मल्टीपल रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसको शाइन देती है। या फिर वहां पे एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है ऑप्टिकल फाइबर, जो वर्क करता है बेस्ड ऑन दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन इटसेल्फ, जिसमें क्या होता है, इनसाइड ऐसी कोर होती है एंड कोर के सराउंडिंग में जो है एक फिर से क्लैडिंग वाला एक पार्ट प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पे जो है लाइट रे इंसिडेंट होता है। तो यहाँ पे जो अंदर है उसको बोला जाता है कोर, ये सराउंडिंग में है, ये बनती है क्लैडिंग। तो यहाँ पे क्लैडिंग जो है वो बनता है रेयर मीडियम, कोर बनता है डेंसर मीडियम। यानी यहाँ पे कोर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, इसलिए लाइट रे रिफ्रैक्ट होता ही नहीं है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होते होते इस तरह से ये ऑप्टिकल फाइबर में से पास होता है। एंड इसका मेन एडवांटेज क्या है कि जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी का लॉस होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, यानी लॉस ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू रिफ्लेक्शन is minimized in total internal reflection। ये इसलिए लिखा कि किसी को लग सकता है सर फिर नॉर्मल रिफ्लेक्शन भी कर सकते थे, इतने एफर्ट्स क्यों लेने, तो वहां पे जो इंटेंसिटी का लॉस होता है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, मिनिमाइज कर लेते अपन, उसको निग्लेक्ट कर देते, ठीक है। उस तरह से जो मिरेज फॉर्मेशन होता है रोड पे, हमें पॉन्ड है ऐसे लगता है, तो ये सारी जो एप्लीकेशन है वो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की होती है, ठीक है। तो उसके वेरियस एप्लीकेशन है, लेकिन हमें जो है बस ये ऑप्टिकल फाइबर है उसी के ऊपर फोकस करना है। देन पेरिस्कोप है, वहां पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन था रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR एंड उसके एप्लीकेशन डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज प्रिज्म। प्रिज्म और प्रिज्म, अब ये प्रिज्म मतलब क्या होता है, सबको मालूम है कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो बाउंडेड बाय थ्री सरफेसेस। सर सर सर
कधीपासून आवाज येत नाही बेटा तुम्हाला? प्रिझमची डायग्राम काढली तेव्हा. हा, जेव्हा तुम्ही डायग्राम काढत होते ना तेव्हापासून. ओके ओके, मला वाटलं का या रिअल इमेज व्हर्च्युअल इमेज पासूनच. नाही नाही. घाबरलो तुम्ही आता खूप. ठीक आहे, 5 मिनिटं. Recording in progress. तो अब आ रही आवाज? हो सर. यस नो? येस सर. येस सर. सो हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट प्रिज्म. तो प्रिज्म मतलब क्या होता है? एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें से अगर लाइट पास होगी तो इस तरह से ये फर्स्ट एज एंड ये सेकंड एज, ये दोनों एज पे क्या होती है? लाइट बेंड होती है, मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है. एंड इस तरह से ये प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग एजेस, ये उसका बेस. एंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है एंगल ऑफ प्रिज्म. ये दोनों रिफ्रैक्टिंग एजेस के बिटवीन जो ए एंगल दिख रहा है इसको बोला जाता है एज ए एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. इसमें से कोई भी वर्ड यूज किया तो उसकी मीनिंग सेम ही होती है. तो अब सेम डायग्राम को अगर हम फिर से रीड्रॉ करेंगे तो हर बार क्या होगा? वही होगा, एक लाइट रे यहाँ पे आके इंसिडेंट होगा, जहाँ पे इंसिडेंट होता है वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. फिर यहाँ पे आने के बाद लाइट रे बेंड होके इस तरह से दूसरी एज पे जाके इंसिडेंट होगा, फिर यहाँ पे अगेन उसका रिफ्रैक्शन होगा एंड ये रिफ्रैक्ट होके इस मीडियम में से इस तरह से बाहर जाएगा. ठीक है, तो ये बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये बनेगा R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट एज, ये बनेगा R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकंड एज, ये बनेगा E यानी एंगल ऑफ प्रिज्म. अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता, लेकिन अब एक्चुअल में लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि लाइट की जो है इतनी बड़ी बेंडिंग हो गई. ये हो गई लाइट की बेंडिंग. तो यहाँ पे डेल्टा बना एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन. देन ए बना एंगल ऑफ प्रिज्म, आई बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, तो यहाँ पे R1 एंड R2 इनको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट एंड सेकंड एज. ठीक है, तो इसी तरह के यही नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे प्रिज्म में फॉलो करते हैं. यहाँ पे डेरिवेशनल पार्ट को हम नहीं देखेंगे ज्यादा, डायरेक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रिज्म के केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है और वो होता है A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E. A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E. और ये रिलेशन हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज करना पड़ता है. ठीक है, A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E. मीनिंग्स तो वही है जो ऊपर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी. और यहाँ पे जो है बेसिकली प्रिज्म का फॉर्मूला आता है that is mu equals to sine of A plus delta upon 2 divided by sine of A divided by 2. इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है एज ए प्रिज्म फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पे मैंने बस डेल्टा को डेल्टा M लिखा है, इसका मतलब डेविएशन मिनिमम है और वो हमेशा से मिनिमम भी होता है. तो जब ये डेविएशन मिनिमम हो गया तब उस केस में क्या होता है? R1 एंड R2 इनकी सम होती है इक्वल्स टू A
एंड वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बनता है इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंसी, यानी आई बनता है इक्वल्स टू ई। ये दो कंडीशन हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं एंड उसी के ऊपर से फिर हमें ये प्रिज्म फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, अगर लाइट का होने वाला जो बेंडिंग है या फिर डिविएशन है थ्रू प्रिज्म वो अगर मिनिमम है तो यहाँ पे अगर आपको बोला है कि प्रिज्म का एंगल अगर बहुत स्मॉल है तो उस केस में जो डेविएशन होगा, डेविएशन ऑफ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, then it is given by delta is equals to a in bracket mu minus 1। ऊपर के इक्वेशन से हम ये डिराइव करते हैं, बस वहाँ पे साइन आई को आई, साइन आर को आर कंसीडर करते हैं और सिंप्लीफाई करके हमें रिलेशन मिलता है कि डेल्टा इज इक्वल्स टू होगा a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 वेयर a अगेन एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ कंडीशंस आपको प्रिज्म रिलेटेड याद रखनी पड़ेगी, जिसमें आ रहा है कि कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, मतलब जो लाइट रे प्रिज्म में एंटर कर रहा था वो बाहर ही नहीं आना चाहिए, वहां पे इमर्जेंस होना ही नहीं चाहिए लाइट का। तो ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा इफ अगर वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज ग्रेटर देन कोसेक ऑफ a/2 है तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज ग्रेटर देन कोसेक ऑफ a/2 वेयर a इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो लाइट जो है वो यहाँ पे मतलब इमर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ थीटा सी है, अब थीटा सी का मतलब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होगा ये प्रिज्म के लिए, तो भी यहाँ पे लाइट रे इमर्ज नहीं होगा। उसके बाद में सेम कंडीशन हम देख सकते हैं, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब ये ऊपर की जो कंडीशन है ये TIR की तरह है, तो ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब जो क्रिटिकल एंगल पे हो रहा था कि लाइट रे रिफ्रैक्ट होगा लेकिन अलोंग द सरफेस जाएगा प्रिज्म की। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा ग्रेजिंग इमर्जेंस। और ये अगर ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फर्स्ट सरफेस होगा I1, ये जो है वो चाहिए साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ए माइनस कॉस ऑफ ए। इसमें वैल्यू पुट करके हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेट नहीं करने हैं, बस थ्योरेटिकल रिलेशन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। पाठ करावेच लागतील, ठीक है, ये याद होने चाहिए अगर यहाँ पे डायरेक्टली इसके रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो। ठीक है, तो एक नो इमर्जेंस एंड दूसरा ग्रेजिंग इमर्जेंस, ये इंपॉर्टेंट केस आती है रिलेटेड टू प्रिज्म। बाकी ऑल जो क्वेश्चन है वो प्रिज्म फॉर्मूला एंड रिलेटेड पार्ट का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिज्म का जो एक्चुअल एप्लीकेशन में एक्चुअल यूज है वो होता है डिस्पर्शन के लिए। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब होता है सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट into its 7 constituent colors after passing through prism, उसको बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म में से पास होने के बाद व्हाइट लाइट जो है उसकी 7 कलर में जो सेपरेट होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, पिक्चर, तो इस सेपरेशन का जो फेनोमेनन है उसको बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और आपको मालूम होगा इसकी जो वेवलेंथ है वो लाई करती है फ्रॉम 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, यानी रेड के लिए हाईएस्ट, वायलेट के लिए लीस्ट, ये होती है वहां पे वेवलेंथ। तो कंडीशन क्या होती है देखो, वी नो दैट कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2, ये रिलेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इसकी वजह से जिसका लैम्डा मिनिमम होगा उसके लिए म्यू मैक्सिमम होगी, एंड म्यू मैक्सिमम होगी इसका मतलब वहां पे
बेंडिंग भी मैक्सिमम होगी। उसी तरह से जिसके लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब बेंडिंग एबिलिटी कम होगी, मिनिमम होगी, इसीलिए लाइट की होने वाली जो बेंडिंग है वो भी मिनिमम रहेगी। तो ऊपर रिलेशन हमने देखा था वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में, तो वहां पे वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी डेविएशन होगा डेल्टा, इट विल बी मिनिमम फॉर रेड, एंड जो डेल्टा है इट विल बी मैक्सिमम होगा फॉर वायलेट। यानी कि सपोज ये प्रिज्म आपको दिया है और यहाँ पे ऐसे बोला है कि लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, और जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर से यहाँ पे नॉर्मल है, और ये लाइट रे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नंबर ऑफ लाइट रे शो किया है। तो सबसे ज्यादा जिसकी बेंडिंग हो गई है वो वायलेट होगा, सबसे कम जो है वो रेड होगा, एंड इनके बिटवीन मीन कलर जो है उसको अपन येलो कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये रिलेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया गया था वो ये कॉची ने किया था। तो कॉचीज फॉर्मूला होता है जो वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनके बिटवीन का रिलेशन एक्सप्लेन करता है, दैट इज a प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। म्यू इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, वेयर ए एंड बी जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं और गिवन कंडीशन में गिवन होते हैं फॉर द मीडियम। ठीक है, अब सेम डिस्पर्शन से रिलेटेड एक बात तो क्लियर हो गई, बेंडिंग सबसे ज्यादा वायलेट की होती है, मिनिमम रेड की होती है। क्यों होती है? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट है, और डिस्पर्शन होगा मतलब क्या होगा कि लाइट प्रिज्म में से पास होगा, एंड जब ये लाइट प्रिज्म में से पास होगा तब प्रिज्म के दो रिफ्लेक्टिंग एजेस है, ये फर्स्ट वन, यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे दूसरा रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा मतलब बेंडिंग होगा, तो बेंडिंग दो बार हो रहा है इसलिए मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से ये बेंडिंग डिफरेंट है, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने की वजह से, इसलिए जो हर एक डिफरेंट कलर का लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड होता है, एंड हमें ये कलर जो है वो सेपरेट दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये प्रिज्म में से डिस्पर्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लाइट का डिस्पर्शन हो रहा है तो अगेन इसका डेविएशन अगर कैलकुलेट करना है हमें, डेविएशन, तो ऊपर ही फॉर्मूला हमने देखा था डेल्टा इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, इसका यूज करके हम पर्टिकुलर गिवन कलर का जो डेविएशन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है, दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन। अब ये एंगुलर डिस्पर्शन जो है इसका मतलब होता है कि डेविएशन बिटवीन और सेपरेशन और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स ऑफ लाइट। ठीक है, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स ऑफ लाइट। अब एक्सट्रीम मतलब कड़ाचे, मतलब एक जिसका सबसे ज्यादा डेविएशन हो गया है एंड दूसरा जिसका सबसे कम डेविएशन हो गया है, यानी कि ये एंगुलर डिस्पर्शन जो होगा इट इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू डेविएशन फॉर वायलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड, दैट इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर डिस्पर्शन, डेविएशन फॉर वायलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड। इसके बाद में सेम पार्ट से रिलेटेड कंसेप्ट आती है डेविएशन ऑफ मीन कलर। मीन कलर तो येलो है इसलिए येलो का कलर हम लेंगे। डिस्पर्सिव पावर नोटेशन होगा ओमेगा। अभी डिस्पर्सिव पावर मतलब क्या होता है? तो सिंपली डिस्पर्सिव पावर मतलब होता है रेशो ऑफ एंगुलर dispersion to the deviation of मीन कलर, और हमने पहले डिसाइड किया है कि अपन येलो को मीन कलर कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये ओमेगा बनेगा, ए कैंसिल होके म्यू वी माइनस म्यू आर
upon mu y minus 1. By using this expression we can calculate the dispersive power for the given optical instrument, जैसे कि प्रिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर, एकदम बेसिक फॉर्मूले, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी एकदम सिंपल आते हैं। तो ये थ्योरी प्रिपेयर करने के बाद वर्कशीट तो मैंने पहले भी दी थी, अभी भी फिर से सेंड करूंगा। एंड अगेन जो भी मॉड्यूल में से डेटा है, मॉड्यूल में जो कंसेप्ट दी है सेम पार्ट से रिलेटेड, वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था कि जब ये न्यूटन के टाइम में इस तरह का डिस्पर्शन वाला फिनोमिनन एक्सप्लेन किया गया था, तब कुछ लोग थे जिनको बोलना था कि ये जो 7 कलर से ये प्रिज्म के अंदर होते हैं, जब ये लाइट प्रिज्म के ऊपर आके इंसिडेंट हो गई तो उस 7 कलर को प्रिज्म के अंदर इल्यूमिनेट किया लाइट ने, इसलिए वो प्रिज्म के बाहर गिरते टाइम ऐसे 7 डायरेक्शन में 7 कलर बन गए। और कुछ लोग थे जिनको बोलना था कि लाइट में 7 कलर्स नहीं होते हैं, सॉरी प्रिज्म में 7 कलर्स नहीं होते हैं, लाइट में होते हैं, बस प्रिज्म जो है उन 7 कलर्स को सेपरेट करता है। इसी को प्रूव करने के लिए न्यूटन ने जो है यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने क्या किया, पहले डिस्पर्शन किया विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, यानी कि क्या होगा, देखो कि सपोज ऐसा पहला प्रिज्म है, इसके साइड बाय साइड इस तरह का दूसरा प्रिज्म भी प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा था, ये रिफ्रैक्ट हो रहा था, अगेन इस फेस पे भी रिफ्रैक्ट हो रहा था, एक मिनट, इस फेस पे ये रिफ्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा था, एंड अगेन रिफ्रैक्ट होके इधर जा रहा था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ओरिजिनल लाइट का पाथ उसी के पैरेलल में ये रिफ्रैक्शन के बाद में ये लाइट जा रहा था, मतलब यहाँ पे जो लाइट का डेविएशन है वो नहीं हो रहा था, बस लाइट का हो रहा था डिस्पर्शन। तो यहाँ पे लाइट अगर डेविएट नहीं हो रही है और सिर्फ यहाँ पे उस लाइट का जो है डिस्पर्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये बेंडिंग किए बिना लाइट अगर यहाँ पे एज इट इज ट्रेवल कर रही है 7 कलर्स में, इसका मतलब ये कलर प्रिज्म में नहीं थे, लाइट में थे, ये न्यूटन ने प्रूव किया था, ठीक है। तो उस केस में जो नेट डेविएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, इट इज गिवन बाय नेट डेविएशन यानी डेल्टा इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1 in bracket 1 minus omega upon omega dash। अब इस एक्सप्रेशन में म्यू आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एलओ, देन यहाँ पे ए का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, ओमेगा मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिज्म है उसकी डिस्पर्सिव पावर, ये इसकी ओमेगा, एंड ये बनेगी इसकी ओमेगा डैश डिस्पर्सिव पावर ऑफ द सेकंड प्रिज्म, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन में ये पार्ट उसने प्रूव किया था। सेम भी उसने क्या किया था, सेम प्रिज्म की अरेंजमेंट करके डेविएशन किया था विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो सेम प्रिज्म की अरेंजमेंट करके वहां पे लाइट रे को डिविएट कर दिया था, लेकिन उनका डिस्पर्शन नहीं हो रहा था, मतलब लाइट रे ऐसे जो बेंडिंग यहाँ पे हो रही थी सारी की सारी बेंडिंग ये जो प्रिज्म है वो वहां पे कैंसिल कर रहा था, मतलब लाइट रे ओरिजिनल पाथ में यहाँ से जाना चाहिए था, अब यहाँ पे जा रहा है, मतलब उसका डेविएशन तो हो गया, लेकिन इस डेविएशन में लाइट की कहीं पे भी बेंडिंग नहीं हो रही थी। तो इस टाइप का जो फिनोमिनन है ये प्रूव करने के बाद वहाँ पे न्यूटन एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर लाइट का यहाँ पे डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कलर प्रिज्म में नहीं थे, अगर प्रिज्म में होते तो इस पर्टिकुलर फेनोमिनन में भी लाइट की 7 कलर वहां पे आने चाहिए थे, जो एक्चुअल में वहां पे नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस केस में अगर डेविएशन नहीं हो रहा है, सिर्फ डिस्पर्शन हो रहा है, तो उस केस में नेट एंगुलर डिस्पर्शन जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। नेट एंगुलर डिस्पर्शन, नेट एंगुलर डिस्पर्शन जो होता है इट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू रहेगा म्यू वाई माइनस 1 एक मिनट
यहाँ पे डेविएशन चाहिए, उल्टा हो गया, तो यहाँ पे नेट एंगुलर डिस्पर्शन नहीं, नेट एंगुलर डेविएशन होगा। तो नेट डेविएशन यहाँ पे मिलेगा, दैट विल बी डेल्टा इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। एंड यहाँ पे जो है ये नेट डिस्पर्शन हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन नहीं सिर्फ डिस्पर्शन हो रहा है, फॉर्मूले इंटरचेंज करने को उसके मिलेगा नेट डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ठीक है। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर नेट एंगुलर डिस्पर्शन, और ये रहेगा म्यू आई माइनस 1 इंटू ए इन ब्रैकेट ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। मतलब यहाँ पे सिर्फ डिस्पर्शन हो रहा है, डेविएशन नहीं है। तो जो एंगुलर डिस्पर्शन होगा इट इज गिवन बाय ए इन ब्रैकेट म्यू आई माइनस 1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। एंड अगर वहाँ पे डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ डेविएशन हो रहा है, तो वो डेविएशन इज गिवन बाय फिर से वही ए इन ब्रैकेट म्यू आई माइनस 1 इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस बस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ये बातें चेंज हो रही है। ओमेगा का मतलब वही डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, एक प्रिज्म की क्राउन की एंड एक दूसरा उल्टा प्रिज्म रखा है उसकी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद न्यूटन ने प्रूव किया था कि 7 कलर्स जो है वो प्रिज्म के अंदर नहीं होते हैं, लाइट के अंदर होते हैं। बस जब ये लाइट प्रिज्म के बाहर निकलती है तो वहां पे ये लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से 7 कलर्स में सेपरेशन होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट बचा है जिसमें हमें रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, दैट वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। उससे पहले एज पर शेड्यूल्ड 1 घंटा है आपको, तब तक आप सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स लर्न करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, बिना देख के शॉर्टकट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसमें जो भूल गए उसको फिर से रिवाइज करेंगे। एंड बिफोर 4 PM यू विल सेंड मी ऑडियो नोट्स फॉर द गिवन सेम थ्योरी। तब तक मैं आपको ग्रुप पे वर्कशीट सेंड करता हूँ। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन, अगर आज कंप्लीट हो गया तो आज नाइट में या फिर कल के टुमारोज लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।